एक बहुत ही आलीशान सा पैलेस जिसके चारों तरफ हरियाली से घिरा वो पैलेस किसी सपनों की दुनिया जैसा लग रहा था। विशाल और आलीशान पैलेस की दीवारें आज भी शाही ठाठ बाट की गवाही दे रही थीं। पुराने राजसी अंदाज के साथ साथ उसमें आधुनिक तकनीक की झलक भी साफ नजर आ रही थी। पैलेस का हर कोना जैसे खुद अपनी कहानी सुना रहा हो। पैलेस के मेन गेट के बाहर सैकड़ों बॉडीगार्ड्स खड़े थे। सभी के हाथों में आधुनिक हथियार थे। उनकी निगाहें सतर्क थीं और उनकी चाल में अनुशासन साफ झलकता था। पैलेस की सुरक्षा व्यवस्था इतनी कड़ी थी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। मेन गेट के ठीक सामने एक बेहद आकर्षक, ग्रेसफुल और एलिगेंट लेडी खड़ी थी। उम्र लगभग 40 के करीब, लेकिन देखने वाला आसानी से अंदाजा नहीं लगा सकता था। वो इतनी खूबसूरत और मेंटेन थी कि आज भी 30 से ज्यादा नहीं लगती थी। उनके चेहरे पर गजब का तेज और शांति थी। उनके हाथ में एक सुंदर सी पूजा की थाली थी, जिसमें दीपक जल रहा था। फूलों की महक फैल रही थी और धूप की खुशबू वातावरण को भक्ति में डुबो रही थी। आसपास कई सर्वेंट्स भी विनम्रता से खड़े थे। उनकी नजरें आदर से झुकी हुई थीं। लेडी ने अपनी नाजुक कलाई में बंधी घड़ी पर एक नजर डाली और हल्के से साड़ी के पल्लू को ठीक करते हुए पास खड़ी एक नौकरानी की ओर पलटी। उनकी आवाज में हल्की सी झुंझलाहट और चिंता थी। वह अब तक आई क्यों नहीं? हमें मंदिर भी जाना है, पूजा भी करनी है, और फिर रक्षाबंधन की रस्म भी पूरी करनी है। तुम्हें पता है ना, आरती भी आने वाली है। जल्दी जाकर बुलाओ उसे। हमने उन्हें कह दिया था तो वह औरत कुछ नहीं कहती और अपने हाथ में बंधी हुई घड़ी में टाइम देखने लगती है और अपने साड़ी के पल्लू को ठीक ही कर रही थी कि तभी एक लड़की अनारकली ड्रेस पहने हुए गिरते पड़ते, हौंफते हुए पैलेस के गेट की ओर भागती चली आ रही थी। उसकी हालत देखकर खुशबू के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान फैल गई। उन्होंने माथे पर हाथ रखकर हल्के से गर्दन हिलाई, जैसे कह रही हो, ये लड़की कभी नहीं सुधर सकती। खुशबू ने जल्दी से पूजा की थाली पास खड़ी नौकरानी को थमाई और दौड़कर उस लड़की के पास पहुंची। बड़ी ममता से उसके दुपट्टे को संभालते हुए उसे सही से कंधे पर जमाया। प्यार से उसका चेहरा सहलाते हुए बोली, कृष्णा बेटा, आराम से। कितनी बार कहा है जल्दबाजी नहीं करते। गिर गई तो चोट लग जाएगी ना। कृष्णा ने अपनी मासूम सी आवाज में मुस्कुराते हुए कहा। पर छोटी माँ, चोट तो लगी नहीं ना हमें? खुशबू ने उसका चेहरा पकड़ते हुए थोड़ी सी नाराजगी और ढेर सारा प्यार दिखाते हुए कहा। हमें पता है अगर तुम्हें जरा भी चोट लगी तो दीदी और भाई साहब हमें कितना डांटेंगे, और तुम्हें चोट लगेगी तो हमारा दिल भी कितना दुखेगा। कृष्णा ने नटखट अंदाज में आंखें मटकाते हुए कहा। बट छोटी माँ, चोट लगी तो नहीं ना? आप क्यों इतनी टेंशन लेती हैं? देखिए ना, हमें मंदिर भी जाना है। फिर वह अपने पेट पर हाथ रखते हुए प्यारी सी मासूमियत से बोली। और आज तो मुझे बहुत भूख भी लगी है। भाई कितने बुरे हैं, अभी तक आए ही नहीं। छोटा सा मुंह बनाते हुए कृष्णा बोली। अगर इस बार भाई नहीं आए ना, तो मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। पक्का, मैं तो नाराज हो जाऊंगी। खुशबू ने हंसते हुए उसके गाल खींचे और बोले, हमारी गुड़िया अगर नाराज हो भी जाए तो भी कितनी प्यारी लगती है। फिर खुशबू ने एक नौकरानी से सेफ्टी पिन मंगवाए और कृष्णा के दुपट्टे को सावधानी से उसके कंधे पर ठीक कर दिया। कृष्णा ने थोड़ा परेशान होते हुए मुंह बनाया और बोली, छोटी माँ, मंदिर जाते वक्त ऐसे भारी कपड़े पहनना जरूरी है क्या? आपको पता है ना, मुझे ये लंबे दुपट्टे संभालना नहीं आता। देखिए ना कितना बड़ा है ये। खुशबू मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, ये हमारी संस्कृति है। घर में तुम चाहे जैसे भी कपड़े पहनो, किसी को कुछ नहीं कहना। लेकिन पूजा स्थल पर हमें ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो मर्यादा में हों, ताकि वहां मौजूद बाकी लोगों का ध्यान ना भटके।
अगर हम छोटे कपड़े पहनकर मंदिर जाएंगे तो हमें पाप तो नहीं लगेगा, पर सही संदेश नहीं जाएगा। खुशबू ने कृष्णा के माथे के पीछे हल्का सा काजल का टीका लगाया और उसके कान के पीछे भी काजल का काला टीका लगाया ताकि उसे किसी की बुरी नजर न लगे। कृष्णा ने फिर मुंह फुलाते हुए शरारती अंदाज में कहा, छोटी माँ, आप लोग तो मुझे कल्लू बना ही दोगे। जिसे देखो, छोटा छोटा काला टीका लगा देता है। मेरे सारे बाल ब्लैक ब्लैक हो गए। खुशबू ठहाका लगाकर हंस दी और प्यार से बोली, अरे पगली, तेरी सुंदरता को नजर ना लगे इसलिए सब करते हैं। कृष्णा भी खिलखिलाकर हंस पड़ी। तभी एक बॉडीगार्ड आगे बढ़ा और उनके लिए कार का दरवाजा खोला। खुशबू और कृष्णा हंसते हुए गाड़ी में बैठ गईं। गाड़ी पैलेस के गेट से निकलकर मंदिर की ओर बढ़ चली। रास्ते में कृष्णा बार बार खुशबू से पूछती रही, छोटी माँ, भाई आएंगे ना? वो मुझसे राखी बंधवाए बिना कहीं नहीं जाएंगे है ना? खुशबू ने उसका हाथ थामकर आश्वासन दिया, हाँ बेटा, तुम्हारे भाई जरूर आएंगे और तुम्हें सबसे पहला तोहफा भी वही देंगे। कृष्णा की आंखों में चमक आ गई और उसने खिड़की से बाहर देखते हुए मंदिर की ओर जाने वाले रास्ते को निहारना शुरू कर दिया। हवा में रक्षाबंधन की मिठास घुल चुकी थी। सिंघानिया पैलेस में रक्षाबंधन का दिन। पूरा पैलेस खूबसूरत फूलों, रंगीन झालरों और रक्षाबंधन के पारंपरिक सजावटी सामानों से सजा हुआ था। लेकिन आज का माहौल कुछ अलग था। आमतौर पर हर साल इस दिन सुबह से ही देवांश, दिव्यांश और देव तैयार होकर बैठ जाते थे और सबसे पहले अपनी छोटी बहन आयशा से राखी बंधवाते थे। आयशा को कभी भी ज्यादा देर तक भूखा नहीं रहना पड़ता था। लेकिन आज आयशा अपनी थाली लेकर सोफे पर बैठी थी, नाराज, परेशान और बेचैन। तीनों भाई अभी तक नहीं आए थे। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। बेशक आयशा ने अब तक चुपके से कुछ न कुछ खा लिया था, मिठाई, समोसे, यहाँ तक कि आलू टिक्की भी, पर सबके सामने वह ऐसे बैठी थी जैसे पूरी सुबह से भूखी हो। दाखा और मनोज, जो आयशा के पिता थे, इस सच्चाई को भली भांति जानते थे। वे बस एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे, जैसे कह रहे हों, ये तो हर साल का ड्रामा है। उधर सोफे पर बैठे दिग्विजय, जो परिवार के सबसे बुजुर्ग और सम्मानित सदस्य थे, अपनी लाडली पोती सारा का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। और तभी पैलेस के मुख्य दरवाजे से सारा अंदर आई। उसके हाथों में एक खूबसूरत पैकेट था और चेहरे पर वही चिर परिचित आत्मविश्वास और मासूमियत। दिग्विजय उसे देखते ही खड़े हो गए। उन्होंने जल्दी से उसके बालों को प्यार से सहलाया और भावुक होकर बोले, हमें तो यकीन ही नहीं था कि हमारी गुड़िया आ जाएगी। सारा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दादू, मैं आपको कुछ देने आई हूँ। असल में मैंने आपके लिए कुछ खास लिया था, पर देना भूल गई थी। दिग्विजय ने सारा का हाथ थामा और उसे सोफे पर बैठाया। उन्होंने एक नौकर से जल्दी से गर्मा गर्म चाय और पानी लाने का आदेश दिया, ये जानते हुए कि उनकी पोती बाहर से आकर सबसे पहले चाय मांगेगी। सारा ने झिझकते हुए कहा, दादू, अभी चाय वाय सब बाद में, पहले आप मेरा गिफ्ट खोलिए, मुझे जल्दी वापस भी जाना है। दिग्विजय ने उत्सुकता से पैकेट खोला। जैसे ही उन्होंने पैकेट खोला, उनकी आंखें फटी रह गईं। उसके अंदर थी एक बेहद सुंदर, बेहद दुर्लभ एंटीक पेंटिंग। इतनी खूबसूरत कि जैसे उसकी रेखाओं में खुद जिंदगी सांस ले रही हो। दिग्विजय ने पेंटिंग के नीचे छोटे से लिखे कलाकार के नाम को देखा और उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने फौरन सारा को गले से लगा लिया। आवाज थोड़ी कांपती हुई, भर्राई सी थी, सारा बेटा, ये पेंटिंग हमें कितने सालों से चाहिए थी। हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। ये कहाँ से मिली तुम्हें? सारा मुस्कुराई और बड़े प्यार से बोली, मुझे पता था दादू कि आप इसे ढूंढ रहे हैं।
कल ही अचानक रास्ते में एक शोरूम में दिखी थी। मैंने तुरंत खरीद ली, बस आपके लिए। दिग्विजय थोड़े चिंतित होते हुए बोले। पर बेटा, ये पेंटिंग करोड़ों की है। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? सारा ने उनकी हथेली थामते हुए नरमी से कहा। दादू, प्यार पैसों से नहीं तोला जाता। वैसे भी शोरूम वाले को इसकी असली कीमत का अंदाजा नहीं था। मुझे ये सिर्फ 7,000 में मिल गई। दिग्विजय को लगा जैसे उनकी सारा ने आज फिर दिल जीत लिया हो। उन्होंने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा, लेकिन तभी एक ठंडी हवा का झोंका महल के माहौल को बदल गया। कुसुम, जो अब तक दूर से ये सब देख रही थी, धीरे धीरे सारा के पास आई। उनकी आंखों में एक दबी दबी ममता थी। जैसे ही उन्होंने प्यार से सारा के सिर पर हाथ रखना चाहा, सारा ने फुर्ती से उनका हाथ रोक दिया। चेहरे पर एकदम सख्त मुस्कान और आंखों में बर्फीली दूरी लिए बोली। मिसेस सिंघानिया, बेहतर होगा कि आप ये प्यार प्यार का नाटक अपनी बेटी पर करें। मुझे नहीं पसंद कोई अजनबी मुझे छुए। ये सुन पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। कुसुम के चेहरे पर गहरी चोट दिखाई दी। उनकी आंखों से एक आंसू गिर पड़ा, जिसे उन्होंने झट से पोंछ लिया। पर उनका दिल अंदर से टूट चुका था। तभी गुस्से में भरे हुए हर्ष सिंघानिया उठे और बोले। सारा, यह क्या तरीका है अपनी माँ से बात करने का? माफी मांगो तुरंत। सारा ने ठंडेपन से कहा। कम ऑन मिस्टर सिंघानिया, मैं क्यों माफी मांगूं? मैंने कोई गलती नहीं की। और हाँ, आई एम सॉरी कि मैंने आपका आज का दिन खराब कर दिया। मुझे नहीं पता था कि आप लोग कोई सेलिब्रेशन कर रहे हैं। सारा जैसे ही दिग्विजय से विदा लेकर जाने के लिए मुड़ती है, अचानक देवांश, दिव्यांश और देव तीनों एक साथ सोफे से खड़े हो जाते हैं। देवांश आगे बढ़कर सारा के सामने आकर मुस्कुराते हुए कहता है। छोटी, तुम हमें कैसे भूल सकती हो? आज रक्षाबंधन है, तुम्हें हमें राखी बांधनी है। हम तुम्हारे लिए बहुत अच्छे गिफ्ट भी लाए हैं। सारा उनकी बात सुनकर एक पल के लिए रुकी, फिर हल्के मुस्कान के साथ उन्हें घूरते हुए बोली। आई एम सॉरी मिस्टर सिंघानिया, लेकिन राखी तो बहनें अपने सगे भाइयों को बांधती हैं। देखिए ना, आयशा दीदी कब से आप लोगों का इंतजार कर रही हैं। आपके पास एक प्यारी सी बहन है, तो क्यों किसी अनजान से राखी बंधवानी? वह देवांश, दिव्यांश और देव के हाथों की तरफ इशारा करते हुए आगे बोली। मुझे लगता है उन्होंने अब तक आपको राखी भी नहीं बांधी है, तो प्लीज उनसे राखी बंधवा लीजिए। मुझे नहीं लगता कोई बहन अपने भाइयों के ऐसे बेरुखेपन से खुश होगी। देवांश ने झुंझला कर कहा। छोटी, ये क्या बात हुई? हमारा रिश्ता दिल का नहीं सही, पर खून का तो है ना। हम तुम्हारे भाई हैं। और गुस्सा छोड़ो, जल्दी से चलो और हमें राखी बांधो। सारा ने ठंडी मुस्कान के साथ देवांश की ओर देखा और तीखे अंदाज में बोली। आई एम सॉरी मिस्टर सिंघानिया, बदतमीजी अपने फैमिली मेंबर के साथ ही करिए, मेरे साथ नहीं। और हाँ, आपने कहा कि मैं गुस्से में हूँ। गुस्सा तो अपनों से किया जाता है, लेकिन आप लोग तो मेरे अपने हैं ही नहीं। फिर मैं आपसे क्यों गुस्सा होऊंगी? फिर उसने एक पल रुककर बड़े ठहरे हुए स्वर में कहा। और हाँ, आइंदा मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की कोशिश भी मत करना। मैं सिर्फ उन लोगों की ऊंची आवाज बर्दाश्त करती हूँ, जिनसे मैं प्यार करती हूँ। अनजान लोगों की ऊंची आवाज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। समझे आप? ये कहकर सारा ने स्टाइल में अपना चश्मा निकाला, पहना और एटीट्यूड के साथ वहां से बाहर निकल गई। पूरे सिंघानिया पैलेस में सन्नाटा छा गया। हर कोई उसे जाते हुए देखता रह गया। देवांश की आंखों में आंसू आ गए। वो वहीं खड़ा रह गया, नजरें झुकी हुई। आयशा ने तुरंत आगे बढ़कर देवांश का हाथ थामने की कोशिश की और बोली। भाई, प्लीज परेशान मत होइए। सारा छोटी है, गुस्से में ये सब कह गई।
मैं आपको राखी बांध देती हूँ। लेकिन देवांश ने आयशा का हाथ झटक दिया और गुस्से में अपने कमरे की ओर चला गया। आयशा दुखी होकर वहीं खड़ी रह गई। इसी बीच दिव्यांश और देव भी आयशा को पास आने से पहले उसे हाथ के इशारे से रोकते हैं और बिना कुछ कहे घर से बाहर चले जाते हैं। दूसरी तरफ सारा अपनी कार में बैठी थी। उसके चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान थी। सीट बेल्ट बांधते हुए वह सीटी बजाती है और खुद से बुदबुदाती है, क्या दिन था आज का। आज मेरे दिल को जो सुकून मिला है उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकती। उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी, पर चेहरा मजबूत बना हुआ था। वो खुद से फुसफुसाए, मेरे प्यारे भाइयों, तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर आज मेरी बरसों की तड़प को आराम मिला है। सालों पहले मैं खून के आंसू रोती थी, और आज अब मुझे तुम जैसों से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उसने ठंडी मुस्कान के साथ अपना चश्मा ठीक किया और कहा, अब अपने प्यारे बाबा से मिलने चलती हूँ। आज उन्हें भी तो बता दूं कि उनकी बच्ची ने अपने दर्द को कैसे आजाद किया है। ये कहते हुए सारा ने अपनी कार को मोड़ा और बालाजी सरकार मंदिर की ओर बढ़ा दी। उसका दिल हल्का हो गया था। गुस्से और दर्द के बाद अब बस उसे अपने बब्बा की शरण चाहिए थी, ताकि वो सुकून से सब कुछ भूल सके। बालाजी सरकार मंदिर, जहां आज रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर हद से ज्यादा भीड़ थी। मंदिर के बाहर लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई थीं। हर कोई अपने हाथों में पूजा की थाली और राखी लेकर बब्बा के दर्शन को आया था। माहौल पूरी तरह भक्तिमय था, घंटियों की आवाज, फूलों की खुशबू और श्रद्धा से भरी आंखें। तभी मंदिर के सामने कई लग्जरी कारें आकर रुकती हैं। अचानक लोग चौकन्ने हो जाते हैं। अरे ये तो कोई बड़ी हस्ती लग रही है। देखो देखो, बॉडीगार्ड्स भी हैं। शायद खुशबू जी होंगी। जैसे ही कार के बीच वाले दरवाजे खुलते हैं, एक बेहद खूबसूरत और नाजुक सी लड़की बाहर निकलती है। चमकती आंखें, हल्की सी मुस्कान और पूरे चेहरे पर सादगी से भरा आत्मविश्वास। वह कोई और नहीं, कृष्णा थी। कृष्णा के ठीक पीछे पूजा की थाली लिए खुशबू भी मुस्कुराते हुए कार से उतरती हैं। हरी साड़ी पहने, माथे पर लाल बिंदी और चेहरे पर शांत तेज, जैसे खुद भक्ति की मूर्ति हो। कृष्णा ने धीरे से मुस्कुराकर बोली, छोटी माँ, आज तो काफी भीड़ है। लग रहा है दर्शन से पहले ही पूजा का समय निकल जाएगा। खुशबू थाली संभालते हुए बोली, बेटा, बप्पा के दरबार में आए हैं तो दर्शन जरूर होंगे। चाहे थोड़ा वक्त लगे, लेकिन जब बुलावा आया है तो बब्बा हमें यूं ही वापस नहीं भेजेंगे। कृष्णा कहती हैं, वैसे हम तो बिना लाइन में लगे भी जा सकते हैं ना। आखिरकार हम यहाँ के सबसे बड़े चैरिटी फंड में डोनेट करते हैं। बब्बा को तो पता ही है हम कौन हैं। खुशबू कहती है, बिल्कुल पता है बेटा, लेकिन हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे पास जो कुछ भी है वो बब्बा की ही देन है। असली भक्ति तब होती है जब हम उनके दर्शन पाने के लिए भी थोड़ी तपस्या करें। देखो आसपास लोग कितनी श्रद्धा से घंटों लाइन में खड़े हैं, बस बब्बा की एक झलक पाने के लिए। और बब्बा ने तो हमें बहुत कुछ दिया है, हंसता खेलता परिवार, संस्कारी बच्चे, और सबसे जरूरी एक दूसरे का साथ। अब ऐसे में अगर हम भी उनके लिए थोड़ी मेहनत न करें तो कैसी भक्ति। कृष्णा सर झुकाते हुए मासूमियत से बोल, समझ गई छोटी माँ, सच में आप बब्बा की सबसे बड़ी भक्त हैं, और आपकी बातें सीधे दिल में उतरती हैं। फिर ऊपर मंदिर की सीढ़ियों की तरफ देखकर कृष्णा हाथ जोड़ते हुए कहती है, बब्बा, जल्दी से एक झलक दिखा देना, ताकि मैं घर जाकर थोड़ा खा सकूं। बहुत भूख लगी है, और वैसे भी आज आपकी गुड़िया रानी खुद आई है, आप तो मुझसे नाराज नहीं होंगे ना। खुशबू उसकी बात पर मुस्कुरा देती हैं और पीछे खड़ी नौकरानी अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसी रोकने लगती है।
क्योंकि सभी जानते थे कि कृष्णा हमेशा से ऐसी ही शरारती और चुलबुली रही है। धूप हल्की थी, लेकिन मंदिर का वातावरण पूरी तरह रोशनी से जगमगा रहा था। भीड़ उमड़ी हुई थी। दूर तक लोग फूल मालाएं लिए कतारों में खड़े थे। घंटियों की आवाज और मंत्रों की गूंज माहौल को और आध्यात्मिक बना रही थी। कृष्णा और खुशबू मंदिर के विशाल प्रांगण में खड़ी थीं। पूजा पूरी हो चुकी थी। खुशबू मंदिर के ट्रस्टी से कुछ औपचारिक बातचीत में लगी थी, जबकि बॉडीगार्ड्स और नौकर कुछ सामान संभालने में व्यस्त थे। कृष्णा अपने आप में थोड़ी असहज खड़ी थी। उसे इस तरह की भीड़ में खड़े होने की आदत नहीं थी, लेकिन आज उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, जैसे किसी छोटी बच्ची को पहली बार कोई बड़ा त्योहार देखने को मिला हो। कृष्णा आश्चर्य और उत्साह से बोली, छोटी माँ, नीचे देखिए ना, पूरा मेला सा लग रहा है। और आपको तो पता है, भाई या कोई और मुझे कभी अकेले कहीं जाने नहीं देता। प्लीज देखिए ना, कितनी सुंदर सुंदर चीजें हैं वहाँ। मेरा बहुत मन है वहाँ जाने का। खुशबू मुस्कुराई। उन्हें कृष्णा की मासूमियत भली लगती थी। खुशबू हल्की मुस्कान के साथ बोली, बेटा, वहाँ तो बहुत भीड़ है, और अभी हमें बहुत से काम भी करने हैं। फिर घर भी तो जाना है ना। जो भी चाहिए मुझसे बोलो, मैं मंगवा दूंगी। कृष्णा थोड़ी सी जिद में बोली, नहीं छोटी माँ, मैंने तो कुछ चीजें देख भी ली हैं, टच भी कर लिया है। आप बस बॉडीगार्ड को मेरे साथ भेज दीजिए ना। प्लीज प्लीज जाने दीजिए ना, मेरा बहुत मन है। इतना कहकर कृष्णा ने मासूमियत से खुशबू का हाथ पकड़ लिया, जैसे कोई नन्ही बच्ची अपने माँ बाप से खिलौना लेने की जिद करती है। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर खुशी की एक प्यारी सी शरारत थी। खुशबू हंसते हुए, हार मानते हुए बोली, अरे बाबा, हमें पता है, अब तुम बिल्कुल नहीं मानोगी। ठीक है, जाओ। खुशबू ने इशारे से 2 बॉडीगार्ड्स और एक नौकरानी को पास बुलाया। खुशबू कड़क लेकिन प्यार भरे लहजे में बोली, कृष्णा के साथ जाओ, और उसे एक पल के लिए भी अकेला मत छोड़ना। जो भी वो लेना चाहे, उसे लेने देना, लेकिन ध्यान रखना कि भीड़ में कोई दिक्कत ना हो। कृष्णा खुशी से उछल पड़ी। उसने जल्दी जल्दी अपना दुपट्टा ठीक किया और जैसे ही नीचे उतरने लगी, एक पल को मुड़कर खुशबू को देखकर हल्के से मुस्कुराई। वो मुस्कान जिसमें न शरारत थी, न मासूमियत, बल्कि एक अनकही आजादी की खुशी थी। मंदिर के सामने बना विशाल ग्राउंड आज किसी उत्सव से कम नहीं लग रहा था। चारों तरफ रंग बिरंगी दुकानें, रंगीन झंडियां, चूड़ियों की खनक और बच्चों की हंसी ठिठोली का शोर माहौल में एक अलग ही रौनक घोल रहा था। कृष्णा मंदिर की सीढ़ियां उतरती है। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे कोई बच्चा पहली बार मेले की भीड़ में घुसा हो। उसकी नज़र दुकानों पर सजी खूबसूरत राखियों, चूड़ियों, हेयर क्लिप्स और छोटे छोटे गिफ्ट्स पर टिक जाती है। कृष्णा खुशी से खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, ओह माय गॉड, ये सब कितना प्यारा है। मैं ये सब कैसे छोड़ दूं? मुझे तो सब कुछ देखना है। वह तेजी से एक दुकान की ओर बढ़ती है, जहां लड़कियों के लिए ढेर सारी चीजें रखी हुई थीं। बॉडीगार्ड और नौकरानी उसके पीछे पीछे चल रहे थे, लेकिन कृष्णा का ध्यान पूरी तरह उन रंग बिरंगी चीजों पर था। तभी एक सफेद रंग की गाड़ी मंदिर के सामने आकर रुकती है। दरवाजा खुलता है और उसमें से उतरती है एक शांत और सादगी भरी लड़की सारा। सिर पर दुपट्टा डाले हुए, उसकी चाल में संजीदगी और चेहरे पर श्रद्धा साफ झलक रही थी। वो गाड़ी को पार्किंग में लगवाती है और एक छोटी सी दुकान से पूजा की थाली लेकर मंदिर के अंदर चली जाती है। अब मंदिर में भीड़ कुछ कम थी, जिससे उसे पूजा करने में ज्यादा समय नहीं लगा। बब्बा, आपसे बहुत शिकायतें हैं, लेकिन शुक्रिया भी कहना है, अभिमन्यु को मेरी जिंदगी में भेजने के लिए, जो हर पल मुझे समझता है और प्यार करता है। पूजा के बाद
सारा मंदिर के बाहर गरीबों को कुछ खाने की चीजें देती है। तभी उसकी नजर सीढ़ियों की तरफ जाती है। एक महिला उम्र लगभग 50 के आसपास सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। शायद किसी बात में उलझी थी, क्योंकि उसका ध्यान नहीं था कि 2-3 सीढ़ियों के बाद पानी गिरा हुआ था और वहां फिसलने का पूरा खतरा था। सारा की नजर जैसे ही उस ओर गई, वह चौकन्नी हो गई। सारा मन में बोली, ओ गॉड, वो गिर जाएंगी। बिना सोचे समझे सारा तेजी से सीढ़ियों की ओर दौड़ती है। किसी का ध्यान उस महिला की तरफ नहीं था। बस कुछ ही सेकंड में, जब वो महिला पानी वाली सीढ़ी पर पैर रखने वाली थी, सारा पहुंच जाती है और उसे गिरने से पहले पकड़ लेती है। वो महिला बुरी तरह से घबरा जाती है। उसका दिल जैसे हलक में आ जाता है। महिला हौंफते हुए बोली, हाय राम, अगर तुम नहीं होती बेटा, तो आज पता नहीं क्या हो जाता। सारा उन्हें पास की सीढ़ी पर बिठाती है। तभी साथ खड़े बॉडीगार्ड भागकर पानी की बोतल लेकर आते हैं। सारा बोतल लेकर उस महिला को देती है। महिला पानी पीती है और थोड़ा संभलने के बाद सारा का हाथ पकड़कर कहती है, थैंक यू वेरी मच बेटा, सच में, अगर तुम टाइम पर ना आती तो मैं शायद बुरी तरह गिर जाती। सारा हल्की मुस्कान के साथ बोली, इट्स ओके आंटी, थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं। आगे से थोड़ा ध्यान रखिएगा। और आप लोग, वो बॉडीगार्ड्स की तरफ देखती है और थोड़ा सख्त लहजे में कहती है, आपको उनकी सिक्योरिटी के लिए रखा गया है और आपका ध्यान कहीं और था। अगर मैं टाइम पर नहीं पहुंचती तो इन्हें बहुत गहरी चोट लग सकती थी। बॉडीगार्ड्स थोड़े शर्मिंदा हो जाते हैं। महिला सारा का हाथ पकड़े हुए मुस्कुराकर उसे पास बिठा लेती है। महिला भावुक होकर कहती है, तुम्हें देखकर हमें अपने बेटे की याद आ गई। वो भी बिल्कुल तुम्हारी तरह हमारी परवाह करता है। सारा थोड़ा मुस्कराते हुए बोली, ये तो अच्छी बात है आंटी। आजकल तो बच्चे अपने माँ बाप को ही बोझ समझते हैं। और वैसे भी, आजकल के कुछ माँ बाप भी अपने बच्चों को सिर्फ जिम्मेदारी मानते हैं। महिला उसकी आखिरी बात सुन नहीं पाती, लेकिन उसकी आंखों में सारा के लिए स्नेह साफ झलक रहा था। महिला सिर सहलाते हुए बोली, वैसे तुम्हारा नाम क्या है बेटा? सारा शरारती मुस्कान के साथ बोली। सारा। महिला अब पूरी तरह से संभल चुकी थी। सारा का चेहरा अब भी उसके सामने था, मासूम, साफ दिल और खरा। महिला उसे देखती जा रही थी और उसकी आंखों में जैसे कोई पुरानी यादें उभर आई थीं। मैं जानती हूँ इसे, ये सिर्फ बचाने नहीं आई थी, ये तो जैसे मेरी जिंदगी में कुछ जोड़ने आई है। सारा घड़ी में टाइम देखती है और थोड़ी जल्दी में, लेकिन शालीनता से कहती हैं, आई एम सॉरी आंटी, मुझे अब जाना होगा। थोड़ा जरूरी काम है। महिला एकदम से भावुक हो जाती है। वो कुछ कहती नहीं, बस सारा के सिर पर झुककर हल्के से एक माँ वाली किस करती है। सारा के पैर जम जाते हैं। उसे पता नहीं क्यों, लेकिन उस पल में उसे किसी अपने की याद आ जाती है। किसी ऐसे की, जो अब उसकी जिंदगी में नहीं है। सारा खुद भी समझ नहीं पा रही। वह धीरे से बोली, आंटी, क्या मैं आपको एक बार गले लगा सकती हूँ? महिला मुस्कुरा देती है। बिना कुछ बोले अपने दोनों हाथ फैला देती है। सारा उसके गले लग जाती है। एक मजबूत, ममता से भरी झप्पी। और फिर धीरे से उसके गाल पर एक प्यारा सा किस करती है और फिर शरारती अंदाज में उस औरत के गाल हल्के से खींचते हुए कहती है, थैंक यू सो मच आंटी। आपको नहीं पता, आज आपने मुझे कैसा फील करवा दिया है। और मुस्कुराते हुए कहती हैं, आप बहुत क्यूट हो और अपना ध्यान रखा करो। ठीक है। महिला की आंखें आश्चर्य से फैल जाती हैं। इतने सालों में किसी ने उन्हें इस तरह छूने की हिम्मत नहीं की थी, ना इतनी नजदीकी, ना इतनी बेफिक्री से।
साथ खड़े बॉडीगार्ड्स और नौकरानी भी हैरान थे। खुशबू मैम को कोई ऐसे भी छू सकता है, जिनका हर लहजा, हर चाल एक रौब लिए होता था। सारा को अचानक अपने मजाक पर झिझक होती है। वो तुरंत अपनी आंखें छोटी करके कान पकड़कर झेपते हुए कहती है, सॉरी आंटी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था शायद। और वह बिना कुछ सुने झट से मुड़ती है और सीढ़ियों से नीचे उतरती चली जाती है। महिला यानी खुशबू जोर से हंस पड़ती है। वो अपने पेट पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए खुद से कहती है, ये लड़की कमाल है, और न जाने क्यों इसने मेरा दिल छू लिया है। पंडित जी और एक नौकरानी नीचे से आवाज देते हैं। पंडित जी कहते हैं, खुशबू बहू, दान की चीजें मंदिर की ओर ले जानी हैं। खुशबू खुद में मुस्कुराते हुए वापस पलटती है, लेकिन उसके मन में अब भी सारा की छवि बसी होती है। वही सारा, सोचते हुए स्पीड से सीढ़ियों से उतरती है और नीचे आकर खड़ी हो जाती है। अपने हाथों को अपने सीने से लगाकर कुछ पल यूं ही खड़ी रहती है। पता नहीं क्यों, किसी को गले लगाकर ऐसा लगा जैसे कोई एहसास भीतर गहराई से जाग गया हो, ऐसा जिसे वो शब्दों में कह नहीं सकती। वो एहसास जो कभी माँ से भी नहीं मिला, पर आज दिल को बहुत अच्छा लग रहा था। तभी सारा की नजर सामने लगे मेले पर जाती है। अरे, मेला लग गया। वो चौंक कर बोलती है, कितना टाइम हो गया, मैं कभी भी मेला घूमी ही नहीं। और आज तो वैसे भी काफी अच्छा लग रहा है। जरूर कुछ बढ़िया चीजें भी आई होंगी। वैसे भी अभिमन्यु तो मुझे कुछ भी खाने नहीं देता, आज मैं अपनी फेवरेट सारी चीजें खाऊंगी। वो खुशी खुशी मेले की तरफ दौड़ती है। सारा सबसे पहले गोलगप्पे वाले के पास जाती है और मजे से गोलगप्पे बनवाकर खाने लगती है। तभी उसकी नजर सामने झुमकों की एक दुकान पर जाती है, जहां एक प्यारी सी लड़की गुस्से और परेशानी से अपने सामने खड़े बॉडीगार्ड को घूर रही थी। दुकानदार उस लड़की से कहता है, मैडम, आपने इतने सारे झुमके पैक करवा लिए हैं, अब प्लीज मुझे पैसे दीजिए। आपने मेरा बहुत टाइम बर्बाद किया है। आपकी वजह से मैं बाकी कस्टमर पर ध्यान नहीं दे पाया और वो चले गए। मुझे नुकसान हो गया, अब आपको ये खरीदना ही होगा। वो लड़की परेशान हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पता नहीं क्यों, लेकिन सारा को वो देखकर अच्छा नहीं लगता। वो जल्दी से अपने गोलगप्पे खत्म करती है और उस लड़की की तरफ बढ़ती है, मगर बॉडीगार्ड उसे रोक लेते हैं। तभी वो क्यूट सी लड़की सारा को देखती है और अपने बॉडीगार्ड से कहती है, उन्हें आने दो, शायद उन्हें भी झुमके लेने हैं। सारा मुस्कुराते हुए लड़की के पास जाती है और पूछती है, क्यूटी पाई, आप रो क्यों रही हो? लड़की हैरानी से सारा को देखती है। मैं क्यूट हूँ। सारा खुश होकर उसके गाल खींचते हुए कहती है, अरे आप नहीं, आप सुपर क्यूट हो। आपके तो गाल भी इतने प्यारे हैं। फिर थोड़ा पास आकर कहती है, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं आपको किसी कर दूं। वो लड़की हैरानी से अपना मुंह ढक लेती है और कहती है, ओह, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ जैसा आप सोच रही हैं। और फिर हाथ जोड़कर कहती है, मैं ऐसी नहीं हूँ। सारा हंसते हुए कहती है, अरे बाबा, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही। अब बताए, आप इतनी सैड क्यों लग रही हो? लड़की सिर नीचे करते हुए बोलती है, हम पहली बार मेला घूमने आए हैं, और हमारे पास पैसे नहीं हैं। ये बॉडीगार्ड तो अपने पास कैश रखते ही नहीं, और हमारी सर्वेंट, वो तो महामूर्ख है। पैसे घर में छोड़ आई कि चोरी न हो जाए। और हम छोटी मम्मा से पैसे लेना भूल गए, हमारा पर्स भी गाड़ी में रह गया। सारा को दुख होता है। वो मुस्कुराकर कहती है, बताइए, आपको क्या लेना है? मैं दिलवा देती हूँ। लड़की थोड़ा शर्माते हुए कहती है, नहीं नहीं, आप रहने दीजिए, हम फिर कभी ले लेंगे। लेकिन फिर भी वह झुमकों को लालच भरी नजरों से देखती है और जैसे ही मुड़ने लगती है, सारा उसका हाथ पकड़ लेती है।
आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आप मेरी छोटी बहन हो। परेशान मत होइए, मैं पेमेंट कर देती हूँ। जब हम दोबारा मिलें, तो आप पैसे वापस दे देना। लड़की की आंखें चमक उठती हैं। अरे, ये तो हमने सोचा ही नहीं। आप अपना नंबर दीजिए ना। सारा जैसे ही अपने नंबर देने को होती है, तभी वो प्यारी सी लड़की अचानक बोल पड़ती है, अरे, हम तो अपना फोन भी गाड़ी में ही भूल गए। देखो ना कितनी भूलक्कड़ हैं हम। फिर वो जल्दी से अपने बॉडीगार्ड की तरफ मुड़कर कहती है, इन दीदी का नंबर नोट करो, हम घर पहुंचते ही इन्हें इनके पैसे लौटा देंगे, ठीक है। सारा उसकी मासूमियत और सीधेपन पर मुस्कुरा देती है। फिर दुकानदार से कहती है, जितने भी झुमके इस क्यूटी के लिए पैक किए थे, वो सारे मुझे दे दीजिए। और बिना एक पल की देरी किए, वो पैसे दे देती है और झुमके उस लड़की को पकड़ा देती है। वो लड़की खुशी से झुमकों को देखती है, आंखों में चमक आ जाती है। फिर उन्हें प्यार से अपने बॉडीगार्ड को पकड़ा देती है और कहती है, इन्हें अच्छे से संभाल कर रखना, समझे? ये खोने नहीं चाहिए। वो जैसे ही आगे बढ़ने लगती है, सारा उसका हाथ पकड़ लेती है और मुस्कुरा कर कहती है, वैसे तुम मेला घूमना चाहोगी? अभी तो ये शुरुआत थी, अंदर तो बहुत बड़ा मेला है। वो लड़की थोड़ी उदासी से कहती है, मन तो बहुत है दीदी, पर हमारे पास पैसे नहीं हैं ना। और हमें जो भी चीज अच्छी लगेगी, हमारा मन करेगा लेने का, और अगर हम नहीं ले पाए तो। वो रुकती है, फिर धीरे से कहती है, तो हमारा दिल टूट जाएगा। सारा उसका चेहरा देखती है, फिर धीरे से मुस्कुराती है। आपने भी हमें दीदी कहा ना। तो चलिए, आज आपकी दीदी आपको मेला घुमा भी देगी और शॉपिंग भी करवाएगी। वो लड़की चौंकते हुए कहती हैं, सच्ची, आप हमें शॉपिंग करवाएंगी? हाँ, पक्का। अब चलो मेरी छोटी बहन। सारा उसका हाथ पकड़कर मेला घुमाने ले जाती है। वो लड़की, जो कोई और नहीं बल्कि हमारी क्यूट सी कृष्णा होती है, खुशी से इधर उधर भागने लगती है। कभी चूड़ियां, कभी सैंडल, कभी रंग बिरंगे पारसी दुपट्टे, वो तो जैसे पूरे मेले की दुकानें खाली कर देने आई हो। बॉडीगार्ड दूर खड़ा हैरानी से अपनी छोटी मैम साहब को देख रहा था, जो लाखों के डिजाइनर कपड़े पहनती थीं। आज वो लोकल दुकानों से खुशी खुशी अपनी पसंद से चीजें खरीद रही थी। कृष्णा एक प्यारी सी साड़ी के पास जाकर कहती है, दीदी, देखो ये कितनी सुंदर है, क्या मैं ले लूं? सारा प्यार से कहती है, जरूर, जितनी तुम्हें पसंद हैं, सब ले लो। फिर कृष्णा मस्ती से एक के बाद एक चीजें खरीदने लगती है। गुलाबी पर्स, चमचमाती सैंडल, रंग बिरंगी चूड़ियां और ढेर सारे क्लिप्स। सारा उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। पता नहीं क्यों, पर किसी को यूं निस्वार्थ खुश देखकर दिल को अजीब सी राहत मिल रही थी। तभी कृष्णा सारा का हाथ खींचकर उछलती हुई कहती है, दीदी, दीदी, देखो ना, सामने कितनी यम्मी चीजें हैं, मुझे वो खाना है। सारा हंसते हुए उसका हाथ पकड़ती है और दोनों सामने चाट वाले ठेले पर जाती हैं। चटपटी टिक्की, मिर्ची वाले समोसे और खट्टे मीठे गोलगप्पे, दोनों जी भर के खाने लगती हैं। सारा पहली बार इतना खुलकर हंस रही थी। कृष्णा तो जैसे जिंदगी का हर पल अपने भीतर समेट लेना चाहती थी। तभी बॉडीगार्ड के पास कॉल आता है। वो फोन पर कुछ सुनकर कृष्णा की ओर देखता है और कहता है, कृष्णा मैम, बड़ी मैडम का फोन आया है। दान का काम पूरा हो गया है, अब हमें चलना चाहिए। वो आपको बुला रही हैं। कृष्णा के चेहरे से जैसे सारी खुशी एक पल में चली जाती है। वो धीरे से सारा की तरफ मुड़ती है, उसका हाथ पकड़ती है और बच्चों जैसी मासूमियत से कहती है, दीदी, आप भी हमारे साथ चलो ना हमारे घर, हम बहुत मस्ती करेंगे। हमारे पास बहुत सारा खेलने का सामान भी है। हम दोनों साथ में खेलेंगे।
सारा कुछ पल उसकी आंखों में देखती है, फिर उसके गाल को हल्के से थपथपाते हुए कहती है, फिर कभी, अभी मुझे जाना है, कुछ जरूरी काम है। लेकिन हाँ, वादा है जब दोबारा मिलेंगे तो खूब मस्ती करेंगे, ओके। कृष्णा उसकी तरफ पिंकी फिंगर बढ़ाकर कहती है, पिंकी प्रॉमिस। सारा भी हंसते हुए उंगली बढ़ाती है, पिंकी प्रॉमिस। कृष्णा खुशी खुशी उछलते हुए वहां से चली जाती है और सारा उसे जाते हुए देखती रहती है। सारा मेले से बाहर निकलती है और अपनी कार की ओर बढ़ती है। जैसे ही वो कार का दरवाजा खोलने लगती है, अचानक कोई पीछे से आकर उसे गले लगा लेता है। सारा एकदम से चौंक जाती है। सारा कृष्णा से मिलकर मेला से बाहर निकलती है और पार्किंग की तरफ बढ़ती है। तेज धूप में वह अपनी गाड़ी के पास पहुंच ही रही होती है कि अचानक पीछे से कोई उसे कसकर गले लगा लेता है। सारा डर जाती है और कुछ बोलने ही वाली होती है कि उसकी नजर सामने खड़े दो चेहरों पर पड़ती है। उसके चेहरे पर चमक आ जाती है। वो मुस्कुरा उठती है, एक पल में सब समझ जाती है और तुरंत पलटकर उस शख्स से लिपट जाती है जिसने उसे पकड़ा था। भाई, आई मिस्ड यू सो मच, वो खुशी से चिल्लाती है। वो शख्स और कोई नहीं, उसका भाई पृथ्वी होता है। पृथ्वी भी उसे टाइट हग करता है और हंसते हुए प्यारी शिकायत करता है, झूठी, एक बार भी फोन नहीं किया, ये तक नहीं पूछा कि भाई कैसे हैं, मम्मी पापा कैसे हैं, और अब कह रही हो कि तुमने मुझे मिस किया। सारा शरारत से मुस्कुराते हुए अपने कान पकड़ते हुए कहती हैं, सॉरी भाई, सॉरी। आपको तो पता है ना मेरी लाइफ में कितने ड्रामे चल रहे हैं। पृथ्वी आंखें मटकाते हुए कहता है, हाँ हाँ, वो तो दिख ही रहा है। लेकिन तू सुबह से कहाँ गायब थी? मैं तो फोन करके परेशान हो गया, तुझे याद है ना आज क्या है? इतना सुनते ही सारा के चेहरे पर पछतावा दिखता है। वह अपने सिर पर हाथ मारती है। ओह नो, आई एम रियली सॉरी भाई, सच में, ध्यान ही नहीं रहा, लेकिन मुझे पता है आज रक्षाबंधन है। मैं मंदिर से निकलते ही आपके पास आने वाली थी। पृथ्वी मुस्कुराकर कहता है, अच्छा हुआ यहीं मिल गए। तभी सारा की नजर सामने खड़े दो और चेहरों पर जाती है, मम्मी और डैडी। उनके चेहरे देखकर सारा की आंखों में प्यार और खुशी भर आती है। वह दौड़कर दोनों के पास जाती है और पैर छूती है। वसुधा उसका माथा चूमती हैं और कहती हैं, बेटा, तू ठीक है ना? तुझे देख के सुकून मिलता है। केशव भी मुस्कुराकर सिर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, हमेशा खुश रह बेटा। सारा हंसते हुए पृथ्वी से पूछती है, तो भाई, आप सब आज बब्बा के दर्शन करने आए थे क्या? पृथ्वी जवाब देता है, हाँ, मम्मी और डैड मंदिर आना चाहते थे, और मैंने सोचा, भगवान से ये भी शिकायत कर लूं कि इतनी प्यारी बहन तो दी, लेकिन आज का दिन ही भूल गई। वो बच्चों जैसी मासूमियत से मुंह बनाता है। सारा हंस पड़ती है और कहती हैं, मैं भूली नहीं थी, बस आपको सरप्राइज देना चाहती थी। पृथ्वी सारा के पास आकर हंसी मजाक में कहता है, तुम तो अब बड़ी हो गई हो, पर मेरे सामने तो अब भी बच्ची ही हो। देखो, आज मैं तुम्हें पूरी तरह से परेशान करूंगा, और तुम्हें खुद एहसास होगा कि तुम अभी भी मेरी छोटी बहन ही रहोगी। सारा शरारत से मुस्कुराते हुए कहती है, क्या भाई, अब तुम भी माँ की तरह बर्ताव करने लगे हो? तुमसे अच्छा तो मेरा खाना ही था, कम से कम वो तो मुझे खुश रखता है। ये सुनकर पृथ्वी सारा की ओर गुस्से से देखता है, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, मुझे तो पता है तुमने क्या खाया होगा, पर तुम्हें मेरी लंबी उम्र की तो फिक्र नहीं है, जो बिना राखी बांधे खाना खा लिया। सारा चुपचाप अपनी आंखें घुमाते हुए कहती है, अब आप जैसे शैतान भाई के लिए राखी क्या खाकर दूं? जो भाई बिना राखी बांधे डांटता रहे। इतना सुनकर वसुधा, जो पूरी स्थिति पर नजर रख रही थी, उठकर आई और पृथ्वी को सारा से दूर कर दिया। बदमाश, मेरी बच्ची से दूर हो।
इतने टाइम बाद मुझे अपनी प्यारी बेटी से बात करने का मौका मिला है, और तुम उसके पीछे पड़ गए हो। फिर वसुधा ने सारा के चेहरे को कोमलता से अपने हाथों में लिया और माथे पर हल्का सा किस करते हुए कहा, मेरी प्यारी गुड़िया, क्या तुम ठीक हो? खाना खाया था? सुबह से परेशान हो रही हो क्या? सारा मुस्कुराते हुए कहती है, माँ, आप भी भाई की तरह रिएक्ट कर रही हो। मैंने खाना खा लिया है। और जल्दी से चलिए, मुझे राखी भी बांधनी है। भाई को तो परेशान करने का मौका मिल ही जाएगा। पृथ्वी गुस्से में, लेकिन हल्की मुस्कान के साथ कहता है, तुमने क्या खाया होगा ये मुझे अच्छे से पता है, मगर बिना राखी बांधे खाना खा लिया, मुझे क्या पता तुमने कुछ खाया भी है। सारा शहर की तरफ इशारा करती हुई कहती है, और आप जैसे शैतान भाई के लिए तो मैं भूखी रहती हूँ, पर मुझे गोलगप्पे खाने का मौका मिल ही गया। पृथ्वी थोड़ी हैरानी से उसे देखता है, फिर गुस्से में कहता है, तुम्हें अपने भाई की लंबी उम्र की थोड़ी भी फिक्र नहीं है। बिना राखी बांधे ही तुम खाना खा लेती हो। वसुधा, जो इन दोनों के छोटे बच्चों जैसी हरकतों से परेशान हो चुकी थी, गुस्से से कहती हैं, अब मेरी बच्ची को परेशान मत करो। चलो, चुपचाप घर चलते हैं। सारा अपनी कार में बैठने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है, पृथ्वी कहता है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ड्राइवर तुम्हारी कार लेकर आएगा। तुम हमारे साथ ही चलो। ये सुन सारा पृथ्वी के साथ बैठ जाती है। पृथ्वी ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और सारा उसके साथ बैठ जाती है। पीछे वसुधा और केशव बैठ जाते हैं। पूरे रास्ते पृथ्वी और सारा की मस्ती जारी रहती है, और दोनों छोटे बच्चों की तरह एक दूसरे से लड़ते हुए मजे लेते हैं। ये देख वसुधा सिर झुकाकर गुस्से में कहती हैं, अब तुम दोनों की बातें सुनकर सिर में दर्द हो गया है। बस करो, नहीं तो मैं तुम दोनों को अलग कर दूंगी। पूरा रास्ता सारा और पृथ्वी के छोटे बच्चों की तरह लड़ने से भरपूर था, जिससे पूरे रास्ते की मस्ती को और भी दिलचस्प और जोशीला हो गई थी। और अब दोनों गुस्से में मुंह फुलाए बैठे थे, क्योंकि वसुधा ने दोनों को धमका दिया था और अब वे चुपचाप बैठे थे, लेकिन उनकी नोकझोंक की याद अभी भी वसुधा को परेशान कर रही थी। कुछ ही देर में पृथ्वी और सारा की गाड़ी एक शानदार और भव्य पैलेस के सामने आकर रुक जाती है। ये पैलेस अपनी खूबसूरती और शाही आकर्षण से भरा हुआ था, जो देखकर कोई भी मंत्रमुग्ध हो सकता था। जैसे ही गाड़ी रुकती है, बॉडीगार्ड्स तुरंत गाड़ी के दरवाजे के पास आकर दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं। लेकिन पृथ्वी एक हल्के इशारे से उन्हें मना कर देता है और खुद अपनी जगह से उठकर सारा के लिए दरवाजा खोलता है। वसुधा ये देखकर हैरान रह जाती हैं और पृथ्वी को चुपचाप देखती हैं। उनकी नजरें पृथ्वी पर टिकी होती हैं, जो सारा को ऐसे प्यार से दरवाजा खोलकर बाहर निकालता है जैसे कोई बहुत खास इंसान हो। केशव, जो इस सब को ध्यान से देख रहे थे, वसुधा के पास आकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, इतना हैरान होने की बात नहीं है। वसुधा, इतने सालों बाद पृथ्वी को सारा जैसे किसी खास इंसान का साथ मिला है, तो वह इस रिश्ते को कभी जाने नहीं देगा। मुझे अपने बेटे पर पूरा यकीन है। वो हमेशा सारा का ख्याल रखेगा। वसुधा की आंखों में एक नर्म सी चमक आ जाती है, और वह धीरे से कहती हैं, हाँ, हमारी जिंदगी में एक बेटी की कमी थी। सारा ने आकर वह कमी पूरी कर दी। सारा और पृथ्वी के बीच की यह गर्मजोशी और प्यारी सी केयर को देखकर, ये पूरी स्थिति बेहद दिल को छू लेने वाली लग रही थी। वसुधा का दिल यह मान चुका था कि सारा ही वो बेटी है, जिसे वे हमेशा से चाहते थे। चारों पैलेस के अंदर आते हैं, और जैसे ही वे अंदर पहुंचते हैं, पृथ्वी बिना देर किए सोफे की ओर बढ़ता है और उत्साह से कहता है, चलो छोटी, जल्दी से मुझे राखी बांध दो। मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा। आज पहली बार मेरी कलाई पर किसी को राखी बांधनी है। तुम नहीं जानती, मैं कितने सालों से इस दिन का इंतजार कर रहा था। हमेशा सोचता था कि मेरी भी कोई बहन होगी, जो मुझे राखी बांधेगी,
और फिर मैं उसे ढेर सारे गिफ्ट दूंगा। मुझे पता है कि तुमने मेरे लिए बहुत प्यारी राखियां खरीदी हैं, जल्दी से मुझे बांधो, फिर मैं तुम्हें गिफ्ट दिखाऊंगा। सारा मुस्कुराते हुए पृथ्वी की ओर देखती है और कहती है, भाई, आप परेशान मत होइए। फिर वह ड्राइवर की ओर मुड़ते हुए कहती है, आप मेरी कार में जाइए, वहां एक बॉक्स रखा होगा, उसे लेकर आइए प्लीज। वसुधा मुस्कुराते हुए सारा को देखती हैं और कहती हैं, तुम रुको, मैं खुद मंदिर से पूजा की थाली लेकर आती हूँ। फिर वसुधा तुरंत उठकर जाती हैं और मंदिर से पूजा की थाली लेकर आती हैं। तभी एक सर्वेंट हाथ में एक बड़ा सा बॉक्स लेकर आता है और सारा तुरंत उसे लेकर अपने पास रख लेती है। वो बॉक्स खोलती है और उसमें से बहुत ही प्यारी प्यारी राखियां निकालती है। सारा फिर उन राखियों को पूजा की थाली में एक एक करके सजाने लगती है। इस बीच केशव और वसुधा सोफे पर बैठे होते हैं। केशव अपनी पत्नी वसुधा को अपने गले लगाकर कहते हैं, वसुधा, अगर मेरी भी कोई बहन होती तो वह भी मुझे इसी तरह राखी बांधती। लेकिन आज मुझे अच्छा लग रहा है कि जिस बच्चे के लिए मैं हमेशा सोचा करता था कि वह भी कभी किसी बहन के प्यार में रक्षाबंधन मनाएगा, आज वह दिन आ गया है। मेरा बेटा अब यह महसूस करेगा कि उसकी भी कोई बहन है, जो हर रक्षाबंधन पर उसे राखी बांधेगी। वसुधा केशव को देखकर मुस्कुराती हैं और कहती हैं, आप भी इस खुशी के मौके पर क्यों इमोशनल हो रहे हैं? केशव के चेहरे पर एक हल्की सी उदासी आ जाती है और वह कहते हैं, पता नहीं क्यों, वसुधा, आज ये सब देखकर आंखों में आंसू आ गए हैं। बचपन में कभी मैंने यह महसूस नहीं किया कि मुझे किसी से बहन का प्यार मिलेगा, लेकिन आज इस पल को देखकर मेरे दिल में एक अलग ही एहसास हो रहा है। वह अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए मुस्कुराते हैं और वसुधा के साथ प्यार से बैठे रहते हैं। पृथ्वी, जो पहले से ही राखी के दिन के लिए बेहद उत्साहित था, सारा क्या कर रही है, ये देखता है। सारा, जो बेहद ध्यान से राखियां सजा रही थी, अचानक एक खूबसूरत सा कप केक का बॉक्स निकालती है। ये देख पृथ्वी हैरान होकर कहता है, ये तुम क्या लाई हो, छोटी? तुम्हें पता है ना, मुझे मीठा पसंद नहीं है। सारा गुस्से से पृथ्वी की ओर देखती है और कहती है, भाई, आपको ये तो खाना ही होगा। आपको पता है मैंने इसे कितनी मेहनत से बनाया है। ये केक बनाने में मुझे पूरे 4 दिन लगे हैं और यह कल ही तैयार किया था। और हाँ, इसमें बिल्कुल भी शुगर नहीं है। ये पूरी तरह से हेल्दी है। वह पृथ्वी को घूरते हुए कहती है, अगर आप कहेंगे तो इसमें शुगर का टेस्ट भी डाल सकती हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप इसे खाएंगे। पृथ्वी हंसते हुए कहता है, ओके, ओके, मेरी बहन ने मेरे लिए बनाया है, तो मैं इसे जरूर खाऊंगा। फिर वह उत्सुकता से सारा की ओर देखता है, जैसे कि उसकी अगली योजना क्या होगी। सारा पूरी गंभीरता से पृथ्वी के सामने टेबल पर बैठती है और उसकी आरती उतारने लगती है। वह पूजा की थाली से थोड़ा सा कुमकुम अपने अंगूठे में डुबोकर पृथ्वी के माथे पर लगाती है। पृथ्वी, जो हैरान था, अपनी आंखें बंद करता है और हाथों से अपनी गर्दन को संभालता है, जबकि उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। सारा पूजा की थाली से चावल के दाने लेकर पृथ्वी के माथे पर लगाती है और खूबसूरत सी राखी उठाकर पृथ्वी के हाथ पर बांधने लगती है। पृथ्वी खुशी से चहकते हुए सारा को गले लगा लेता है और कहता है, थैंक यू सो मच। मेरी जिंदगी में आने के लिए और मुझे ये खूबसूरत पल देने के लिए। तुम मेरी लाइफ का सबसे अच्छा हिस्सा हो। सारा गले लगाते हुए कहती है, थैंक यू सो मच, भाई। आपने मुझे बहन के प्यार का असली एहसास कराया है। अब मुझे समझ में आया कि जब एक भाई अपनी बहन के साथ होता है, तो वह कितना सुरक्षित महसूस करती है। मुझे पहले कभी यह महसूस नहीं हुआ था, लेकिन अब मुझे यह एहसास हो रहा है। पृथ्वी हंसते हुए कहता है,
अब इतनी इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, छोटी। लेकिन तभी अचानक उनके आसपास रोने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। दोनों चौंक जाते हैं और एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। सारा घबराते हुए उस आवाज की ओर मुड़ती है और देखती है कि वसुधा अपने सिर पर हाथ रखे हुए हैं और केशव बुरी तरह से रो रहे हैं। वसुधा पृथ्वी और सारा की ओर देखकर सिर झुका लेती हैं और केशव की तरफ देखने लगती हैं। पृथ्वी और केशव दोनों इस दृश्य को देखकर शांत हो जाते हैं, जबकि सारा के लिए ये सब नया था। सारा जल्दी से केशव के पास जाती है, उनके चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहती है, डैड, क्या हुआ? आप क्यों रो रहे हैं? केशव अपनी आंखों में आंसू पोंछते हुए कहते हैं, काश मेरी भी बहन होती और मैं भी उसके साथ यही पल महसूस कर पाता। भगवान, तुमने मेरे साथ यह नाइंसाफी क्यों की? क्यों मुझे बहन का प्यार नहीं दिया? वह सिसकते हुए कहते हैं, अगर मेरी बहन होती तो मैं भी उसे ढेर सारी बातें करता और मेरी कलाई पर भी कोई राखी बांधती। सारा, जो अब तक केशव के पास बैठी थी, मुस्कुराते हुए कहती है, लेकिन डैड, क्या आपको यह नहीं लगता कि आपकी परेशानी यह है कि कोई आपको राखी बांधने वाला नहीं है? केशव मासूमियत से सिर झुका देते हैं और सारा उन्हें देखती है। वो फिर कहती है, क्या मैं आपकी दोस्त हूँ? केशव तुरंत कहते हैं, ये तुम क्या बातें कर रही हो, बेटा? तुम मेरी दोस्त, बेटी, सब कुछ हो। सारा चहकते हुए कहती है, ठीक है, तो अगर मैं आपकी दोस्त हूँ, तो क्या एक दोस्त अपने दोस्त को राखी बांध सकती है? केशव हैरान होकर सारा को देखते हैं और फिर पृथ्वी और वसुधा की तरफ देखते हैं। दोनों मुस्कुराते हुए हमें सिर हिलाते हैं। केशव खुशी से अपना हाथ बढ़ाते हैं और सारा जल्दी से राखी उठाकर उन्हें बांध देती है। केशव खुशी से मुस्कुराते हुए सारा को गले लगा लेते हैं और कहते हैं, धन्यवाद मेरी प्यारी दोस्त, तुमने मुझे ये सब कुछ महसूस कराया। ये पूरा पल उनके दिलों में हमेशा के लिए रहेगा। एक बेहद विशाल और खूबसूरत पैलेस, जो न जाने कितने हजारों एकड़ में फैला हुआ था। चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें थीं, जिनके बाहर और भीतर पूरी विजिलेंस के साथ हथियारबंद बॉडीगार्ड तैनात थे। हर किसी के हाथ में लोडेड बंदूकें थीं, चेहरों पर सख्त तेवर और निगाहें जैसे हर अजनबी को चीर कर रख देंगी। पैलेस के भीतर आज कुछ अलग ही हलचल थी। फर्श पर कालीन बिछाए जा रहे थे, दीवारों पर चमचमाते झूमर और मोमबत्तियां रोशनी से खिल रही थीं। गुलाब, रजनीगंधा और चमेली की खुशबू से महकता हर कोना जैसे किसी खास मेहमान का इंतजार कर रहा था। नौकर चाकर इधर से उधर दौड़ रहे थे। किसी के हाथ में फूलों की थाली थी, तो कोई चांदी की परत जड़ी आरती की थाल लेकर भागा जा रहा था। रसोई में उम्दा पकवानों की खुशबू पूरे वातावरण में घुली हुई थी। इसी बीच सीढ़ियों पर एक धीमी सी आहट होती है। पैलेस की ऊपरी मंजिल से एक औरत धीरे धीरे नीचे उतरती है। हर कदम के साथ उसकी मौजूदगी पूरे महल में एक अलग रुतबा बिखेर देती है। उसके लिबास में शाही ठाठ झलकता है, गहरे मरून रंग की रेशमी साड़ी, भारी जरी की कढ़ाई और माथे पर बारीक मगर प्रभावशाली बिंदी। उसकी चाल में एक अलग ही गरिमा थी, मानो सदियों से राज करती आ रही हो। उसके चेहरे की दृढ़ता, आंखों की चमक और होठों की खामोशी सभी कुछ कह रहे थे कि वो कोई आम औरत नहीं, बल्कि इस पैलेस की मालकिन है। जैसे ही उसने मुख्य हाल में कदम रखा, सारे नौकर एक साथ रुक गए। आवाजें थम गईं, पत्तों की सरसराहट तक सुनाई देने लगी। पूरा पैलेस सन्नाटे में डूब गया था। जैसे ही वो औरत रौब और रुतबे की मिसाल सीढ़ियों से नीचे उतरी, हर नौकर की सांस थम सी गई। कुछ सिर झुकाए खड़े थे, कुछ कांपते हुए नजरें चुराने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उनकी आंखें सिर्फ एक इंसान पर टिकी थीं, उस महिला पर, जो इस पैलेस की असली ताकत थी। उसकी आंखें सख्ती से एक एक को नाप रही थीं।
और तभी उसकी तेज आवाज गूंजी, अब तक सब कुछ क्यों नहीं हुआ है। सन्नाटा और गहरा हो गया। वो सामने खड़े सर्वेंट के एकदम पास आ गई, उसके चेहरे पर घूरती हुई बोली, हमने आपको पहले ही कह दिया था ना कि वो कभी भी आ सकते हैं। और आपको पता है ना, उन्हें भीड़ भाड़ और शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं। अगर इस बार भी वो गुस्से में आ गए, तो तुम जानती हो, उसका अंजाम क्या होगा। सर्वेंट के माथे पर पसीने की बूंदें साफ दिख रही थीं। उसने कांपती आवाज में कहा, सो सॉरी मैडम, हमसे चूक हो गई। उस महिला की आंखों में नाराजगी साफ दिख रही थी। वो बोली, अब मैं तुम्हारी सॉरी का क्या करूं। कुछ पल को वो रुक गई, फिर खुद को काबू करते हुए लंबी सांस ली और गहरी आवाज में बोली, ओके, अब मैं तुम सब से लड़ झगड़ कर अपना वक्त बर्बाद नहीं कर सकती। सुनो सब लोग, आधे घंटे के अंदर जो जो कहा गया है, वो पूरा हो जाना चाहिए। फिर थोड़ी देर रुककर बोली, और हाँ, खाना, सब कुछ तैयार है ना। तुम्हें पता है, उन्हें आते ही खाना चाहिए होता है। तभी वही सर्वेंट थोड़ा साहस करके बोली, जी मैडम, छोटी बहू रानी, मतलब सोनम मैम, किचन संभाल रही हैं। महिला का चेहरा थोड़ा नर्म हुआ, एक हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर आ गई। ठीक है, चलो, हम सोनम के पास चलते हैं। वैसे भी हमारे लाडलों के लिए तो वही खाना बनाती है। उसने एक हल्का ठहाका लगाया, हमसे तो ये सब होता नहीं, हमें तो बिल्कुल भी पसंद नहीं ये रसोई वसोई। सोनम ही है जिसकी वजह से हम सबको हमारी पसंद का खाना मिल जाता है, वरना तुम्हारे हाथ में तो बस नमक मिर्च की लॉटरी लगी रहती है। सर्वेंट हंसी दबाते हुए सिर झुका लेते हैं। और फिर वो औरत, पैलेस की सबसे बड़ी और असरदार महिला, अपने लंबे घूंघट को सहेजते हुए रसोई की ओर तेज कदमों से बढ़ गई। रसोई के पास पहुंचते ही रसोई से आती महक, देसी घी, कड़ाही में निकलती पुरिया और केसर वाली खीर की उसे रुककर गहरी सांस लेने पर मजबूर कर देती है। बस यही तो फर्क है सोनम और बाकियों में। वो मन ही मन सोचती है और मुस्कुराते हुए दरवाजा खोलती है। रसोई की देहलीज पर खड़ी उस महिला की नजर जैसे ही भीतर गई, उसकी निगाहें वहीं थम गईं। उसने देखा, रसोई के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी। उसने एक बेहद खूबसूरत, नीली और सुनहरे बॉर्डर वाली बनारसी साड़ी पहन रखी थी। उसके माथे पर बिंदी थी, और हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर खिल रही थी। उसकी हर हरकत में एक सौम्यता थी, एक अपनापन, एक गरिमा। वो किसी सर्वेंट को खाना सजाकर थालियों में ठीक तरह रखने का आदेश दे रही थी। वो थी सोनम, उसकी देवरानी। सोनम ने पीछे मुड़कर देखा और हंसते हुए बोली, अरे प्रियंका दीदी, आप इतनी जल्दी। प्रियंका रसोई के अंदर आए और उसकी ओर बढ़ते हुए बोली, कम से कम मुझे भी बुला लेती, मैं भी तुम्हारी थोड़ी मदद कर देती। सोनम ने हंसते हुए दोनों हाथ जोड़ लिए, हाय राम, दीदी आपको भी खाना बनाने की जिम्मेदारी दूं? ना बाबा ना, अगर भाई साहब ने देख लिया ना, तो सीधे नाराज हो जाएंगे। प्रियंका ने चौंकने का अभिनय किया, अरे, ऐसा भी क्या, मैं तो बस थोड़ी मदद करना चाहती थी। सोनम चुटकी लेते हुए कहा, दीदी, आपको याद है ना पिछली बार आपने जब खाना बनाने की कोशिश की थी, तो आपने अपना हाथ जला लिया था, और फिर पूरा घर परेशान हो गया था। इस बार हम कोई टेंशन नहीं चाहते। सब कुछ वक्त पर, बिना गड़बड़ी के होना चाहिए। प्रियंका मुस्कुरा दी, लेकिन फिर थोड़ा भावुक होकर बोली, तुम सच में बहुत कुछ संभाल लेती हो सोनम। इस घर की छोटी बहू होकर भी इतनी जिम्मेदारी से सब कुछ कर लेती हो। तुम्हारे बिना ये घर अधूरा सा लगता है। सोनम ने नम्रता से कहा, दीदी, आप ही तो हैं। आपने ही तो सिखाया मुझे सब कुछ। बस आप सबका साथ चाहिए, फिर कोई काम मुश्किल नहीं लगता। प्रियंका थोड़ी देर तक उसे निहारती रही, उस देवरानी को,
जो उम्र में भले ही छोटी थी, लेकिन घर चलाने में हर किसी का दिल जीत चुकी थी। इतने में एक नौकर आया और बोला, मैडम, पूरियां निकल गई हैं, मिठाई भी तैयार है। क्या कुछ और चाहिए? सोनम ने सिर हिलाया। नहीं, बस सब कुछ गर्मा गर्म टेबल पर पहुंचना चाहिए। और हाँ, भाई साहब आते ही सबसे पहले खाना की पूछेंगे। सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। प्रियंका ने पास रखी स्टूल खींच ली और बैठते हुए बोली, ठीक है, अब मैं कुछ नहीं करूंगी। बस यहीं बैठकर तुम्हारी मेहनत देखती रहूंगी। और हाँ, खीर का एक चम्मच मुझे सबसे पहले मिलेगा। सोनम ने हंसते हुए कहा, आपका हक है दीदी, सबसे पहला निवाला तो आप ही का होगा। दोनों हंस पड़ी। रसोई में इस वक्त सिर्फ पकवानों की नहीं, रिश्तों की भी खुशबू फैल रही थी। देवरानी जेठानी की प्यारी, मीठी और लिविंग केमिस्ट्री। रसोई के हर कोने में हलचल थी। गर्मागर्म पूरियों की महक, मिठाई के घोल की मिठास और ताजे पकवानों की सौंधी सौंधी खुशबू हवा में घुल रही थी। सोनम सब कुछ खुद देख रही थी, किसमें कितनी मिठास होनी चाहिए, कौन सी थाली किसके लिए तैयार होनी है, सब पर उसकी गहरी नजर थी। प्रियंका, जो एक स्टूल पर बैठी मुस्कुरा रही थी, धीरे से बोली, और आपको तो पता है ना, उन लोगों को हमारे हाथ का ही खाना पसंद है। सोनम बिना देखे मुस्कुराते हुए बोली, जी दीदी, जानती हूँ। उन्हें हमारे हाथ की याद अगर विदेश में भी आ जाए तो भी मैं चौंकूंगी नहीं। प्रियंका ने प्यार से ताना मारते हुए कहा, उन्हें क्या, मुझे भी सिर्फ तुम्हारे हाथ का खाना पसंद है। तुम्हारे हाथों में ऐसा कौन सा जादू है सोनम, ये तो मुझे भी समझ नहीं आता। सोनम थोड़ी शर्मा गई। अरे दीदी, अब इतना भी मत चिढ़ाइए। खाना तो बस प्यार से बनता है। फिर थोड़ा पास आकर उत्सुकता से बोली, अच्छा छोड़िए, अब ये बताइए मेरे बच्चे कब तक आने वाले हैं? और ये कृष्णा और खुशबू दीदी अब तक क्यों नहीं आई? उन्हें तो मंदिर गए हुए काफी वक्त हो गया है। और आरती भी आज लेट है। ऐसा तो कभी नहीं होता, वह तो सबसे पहले आ जाती है जमाई जी के साथ। प्रियंका हल्के हंसी के साथ बोली, अरे सोनम, जरा सांस तो लो। सबकी चिंता अकेले ही मत कर लिया करो। शांति को शांति रखो। फिर उसने थोड़ी नर्म आवाज में बताया, मेरी बात हो चुकी है कृष्णा और खुशबू से। मंदिर में आज बहुत भीड़ थी, रक्षाबंधन का त्योहार है ना, सबने पूजा अच्छे से की है। अब वो बस निकलने ही वाली थीं। आती ही होंगी। और जहां तक आरती की बात है, तो तुम्हें तो पता है ना, जमाई सा का बस चले तो मीटिंग करने के लिए वो सोए भी ना, और आज सुबह भी मीटिंग में लगे थे। बस अब घर से निकल चुके हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। सोनम ने चैन की सांस ली, लेकिन फिर भी एक बात उसके चेहरे पर झलक रही थी। ठीक है दीदी, सब तो आ ही जाएंगे। लेकिन मेरी एक और चिंता है, हमारे लाडले कब पहुंचेंगे? प्रियंका उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुरा दी। अरे टेंशन मत लो, तुम्हारे लाडलों से मेरी बात हो चुकी है। संजीव ने कहा है कि वो लोग भी बस रास्ते में हैं, आते ही होंगे। सोनम ने हाथ में पकड़े चम्मच को थाली पर रखते हुए राहत की सांस ली। उद्धरण चिन्ह। और सोनम धीरे धीरे प्रियंका के पास आई। उनके चेहरे पर हल्की सी चिंता थी, पर अंदाज अब भी चुटकी लेने वाला था। उन्होंने थोड़ा झुककर धीरे से पूछा, वैसे दीदी, माँ और पापा जी का झगड़ा सुलझा या नहीं? या दोनों अब भी एक दूसरे से नाराज होकर अपने अपने अड्डे जमाए बैठे हैं? प्रियंका ने एक लंबी सांस ली और अपना हाथ माथे पर रख लिया। मैं तो अब इस बार कुछ नहीं कर सकती सोनम। धर्मेश भी 2 बार जाकर पापा जी को समझा चुके हैं, पर वो इस बार टस से मज़ी नहीं हो रहे। सोनम थोड़ा हैरान होते हुए बोली, अरे पर हुआ क्या? इस बार की लड़ाई का कारण क्या था? प्रियंका ने जैसे ही जवाब देना शुरू किया, दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। क्या बताऊं, इतना बड़ा घर, इतनी बड़ी फैमिली,
और झगड़ा किस बात पर? क्रिकेट की टीम पर। सोनम ने चौंकते हुए पूछा। क्या? हाँ, हुआ यूं कि मम्मी जी को मुंबई इंडियंस की टीम बहुत पसंद है, रोहित शर्मा वगैरह की फैन है वो। और पापा जी को चेन्नई वाली टीम जान से प्यारी है, धोनी वाली। अब पिछले मैच में चेन्नई जीत गई। सोनम समझ गई और मुस्कुरा कर बोली, तो पापा जी ने खुश होकर डांस कर दिया होगा। प्रियंका ने हंसते हुए सिर हिलाया। बिल्कुल, और मम्मी जी का पारा चढ़ गया 100 डिग्री पर। तब से उनका मूड ऑफ है। सुबह से कमरे में बंद बैठी हैं। किसी से बात नहीं कर रही हैं। सोनम ने थोड़ा परेशान होकर पूछा। और पापा जी? प्रियंका ने मजाकिया लहजे में कहा। पापा जी तो खुशियों की पतंग उड़ाए बैठे हैं। मैं गई थी उन्हें चाय देने, तो कहने लगे, आज चाय नहीं, आज तो मिठाई खिलाओ हमें। चेन्नई जीती है। अब बताओ, इस उम्र में भी इतना बच्चा बन जाना कहाँ की समझदारी है? सोनम ने सिर हिलाते हुए कहा। पापा जी का तो हर बार का यही है। जब भी मम्मी जी गुस्से में होती हैं, तो जैसे कोई उत्सव शुरू हो जाता है उनके लिए। मिठाइयाँ छुपा के खाते हैं। नहीं तो मम्मी जी तो दिन भर उनकी हेल्थ पर पहरा देती रहती हैं। प्रियंका हंसते हुए बोली। और अब देखो, जब मम्मी जी गुस्से में हो तो हम कुछ भी नहीं बोल सकते। और धर्मेश, दीपक और गौरव से तो पापा जी डरते ही कहाँ हैं। वो तो खुद उनके जैसे ही हैं, मस्तीखोर। सोनम थोड़ी गंभीर होकर बोली। पर दीदी, राखी है आज। अगर मम्मी जी ऐसे ही नाराज रहीं, तो सारा त्योहार फीका हो जाएगा। हमें कुछ करना पड़ेगा। प्रियंका ने सहमति में सिर हिलाया। सही कह रही हो, पर अब तो सिर्फ बच्चे ही कुछ कर सकते हैं। बच्चों की एक मुस्कान ही मम्मी जी का गुस्सा गायब कर सकती है। बस अब सबका आना जरूरी हो गया है। तभी किचन की ओर खुशबू आते हुए दिखती हैं। जैसे ही प्रियंका की नजर उन पर पड़ती है, वो मुस्कुराकर कहती हैं। खुशबू, पूजा अच्छे से हो गई। और जो दान वगैरह का सामान था, वो सब ठीक से निपट गया ना? खुशबू थोड़ा मुस्कुरा कर जवाब देती हैं। जी दीदी, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। और हाँ, मैंने पूजा भी पूरे विधि विधान से करवाई। जो भी दान पुण्य का सामान था, सब कुछ पंडित जी ने कृष्णा के हाथ से ही छुकर दान करवाया। आप बिल्कुल परेशान मत होइए। फिर वो आसपास नजर दौड़ाते हुए पूछती हैं। अब बताइए, बच्चे कब तक आने वाले हैं? सोनम तुरंत बात संभालते हुए कहती हैं। अरे दीदी, पहले आप थोड़ा बैठिए, एक गिलास पानी लीजिए। आप तो अभी मंदिर से थकी हुई आई हैं। और चिंता मत कीजिए, बच्चे आते ही होंगे। उससे पहले तो ये सोचिए कि इस घर में जो भारत पाकिस्तान वाला माहौल बना हुआ है, उसे कैसे शांत किया जाए। खुशबू मुस्कुरा देती हैं। क्यों, अब क्या हुआ? सोनम हल्के मजाकिया लहजे में कहती हैं। मम्मी जी तो गुस्से में लाइब्रेरी में चुपचाप बैठी हैं, और डैडी जी थिएटर रूम में बैठकर सुबह से ही स्नैक्स मंगवा कर खा रहे हैं। हम तो कुछ कह भी नहीं सकते। अब तो बस कृष्णा और बाकी बच्चों से ही उम्मीद है। खुशबू थोड़ी थकी सी मुस्कान के साथ सिर हिलाती हैं। अब कुछ नहीं हो सकता, बच्चे ही कुछ कर सकते हैं। वैसे सोनम, अगर खाने में कुछ मदद चाहिए तो मुझे बता देना। सोनम तुरंत बोलती है। अरे आप परेशान मत होइए, आप जाकर जल्दी से कपड़े चेंज कर लीजिए। देखिए, गर्मी की वजह से आपकी क्या हालत हो गई है। खुशबू सिर पकड़कर कहती हैं। हाँ भाई, आज बहुत गर्मी थी और ऊपर से मंदिर में भी ऐसी भीड़। वैसे तुम्हें एक बात बताऊं। ये सुन वो दोनों उसे गौर से देखने लगती हैं। खुशबू थोड़ा भावुक होकर कहती हैं। आज मुझे मंदिर में एक बहुत प्यारी सी बच्ची मिली। उसे देखकर मन किया कि अभी उठा लाऊं और अपने चीकू से उसकी शादी करा दूं। प्रियंका और सोनम दोनों चौंक जाती हैं और खुशबू की तरफ हैरानी से देखती हैं।
क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता था कि खुशबू को तो कोई लड़की जल्दी पसंद ही नहीं आती। उनकी पसंद इतनी मुश्किल होती है कि 1000 लड़कियां सामने खड़ी हो जाएं तो भी शायद ही कोई पसंद आए। प्रियंका ने उत्सुकता से पूछा, अरे ऐसा क्या था उसमें कि तुम उसकी इतनी तारीफ कर रही हो? खुशबू के चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। दीदी, आप होती तो आप भी उसे देखकर मोहित हो जाती। बहुत ही खूबसूरत, प्यारी और तहजीब वाली बच्ची थी। बड़ों का आदर, छोटों से अपनापन, सब कुछ जैसे कूट कूट के भरा था उसमें। जब उसने मुझे गले लगाया तो ऐसा लगा जैसे किसी अपने ने गले लगाया हो। प्रियंका थोड़ा भावुक होकर बोली, हाँ, कभी कभी कुछ लोग यूं ही दिल को छू जाते हैं। सोनम मुस्कराकर पूछती हैं, वैसे आपके पास उसकी कोई फोटो है? खुशबू हंसते हुए कहने ही वाली थी कि सोनम मजाक उड़ाते हुए बोली, अरे नहीं, ये फोटो इसलिए नहीं चाहिए कि लड़की कैसी दिखती है, ये तो हमारी चीकू की शादी के लिए चाहिए। इतना कहकर सोनम पेट पकड़कर हंसने लगती हैं। प्रियंका और खुशबू भी हंस पड़ती हैं क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता था, उनका चीकू शादी के नाम से ही 10 कदम दूर भाग जाता था। तभी उन्हें बाहर कुछ गाड़ियों के रुकने की आवाज सुनाई देती है, जिस वजह से तीनों एक दूसरे की तरफ देखती हैं। प्रियंका मुस्कुराते हुए कहती हैं, लगता है हमारे बच्चे आ गए। वो तीनों जैसे ही बाहर जाती हैं, उन्हें सामने से एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी लड़की आती हुई दिखाई देती है, जिसकी उम्र करीब 37 के आसपास होगी। उसके पीछे ही एक हैंडसम सा लड़का भी चल रहा होता है, जिसकी उम्र भी लगभग 40-41 साल की होगी। उस लड़के ने काफी सारे बाइग्स पकड़ रखे होते हैं और वो एक हाथ से फोन पकड़े किसी से बात करता हुआ आ रहा था। उन्हें देखकर प्रियंका, सोनम और खुशबू के चेहरे पर खुशी आ जाती है। वो लड़की तेजी से दौड़कर तीनों को एक साथ गले लगा लेती है और भावुक होकर कहती है, आई मिस्ड यू सो मच मॉम। अभी वो कुछ और कहने ही वाली थी कि पीछे से वह लड़का जल्दी से आता है और तीनों औरतों के पैर छूता है। मॉम नमस्ते, वैसे डैड और चाचू लोग कहाँ हैं? मुझे उनसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। तीनों औरतें और लड़की एक साथ सर हिलाती हैं और प्रियंका ऊपर की तरफ इशारा करके कहती हैं, कहाँ होंगे? तीनों के तीनों स्टडी रूम में। अब जमाई सा, आप भी चले जाइए। वैसे आपके लिए कॉफी भिजवा दूं? वो लड़का हंसते हुए कहता है, यस, श्योर, और प्लीज थोड़ी स्ट्रॉन्ग कॉफी भिजवाना मम्मी, सिर में दर्द हो रहा है। उसने ये बात उस लड़की को देखते हुए कही थी। लड़की उसे गुस्से से देखती है, लेकिन वो लड़का हंसता हुआ ऊपर चला जाता है। सोनम मुस्कराते हुए कहती हैं, अभी तक तुम दोनों की ये बच्चों वाली हरकतें बंद नहीं हुई। तुम्हारे बच्चे खुद बड़े हो गए हैं, आरती। तुम और आशीष कब तक ऐसे लड़ते रहोगे? आरती मुस्कुराते हुए जवाब देती है, ओह कम ऑन चाची, अगर हम नहीं लड़ेंगे तो बोर हो जाएंगे। वैसे भी आशीष और मुझे बिना लड़े चैन नहीं आता। ये तो हमारे प्यार करने का एक तरीका है। प्रियंका प्यार से पूछती हैं, ये बताओ, हमारे बच्चों को साथ क्यों नहीं लाई हो? आरती थोड़ी परेशान होकर कहती हैं, मॉम, आपको तो पता है ना, इंग्लैंड में कितना बड़ा अर्थक्वेक आया था। हम लोग बहुत डर गए थे, लेकिन थैंक गॉड, आशा सेफ जगह पर थी और उसे कुछ नहीं हुआ। हमने अरब को इंग्लैंड भेजा था आशा को लाने के लिए, लेकिन वहां से कोई फ्लाइट्स ही नहीं आ रही। तो इस वजह से अरब और आशा कुछ दिन वहीं रुकने वाले हैं। आप परेशान मत होइए, सब कुछ ठीक है। आशीष ने सिक्योरिटी भेज दी है उनके लिए। प्रियंका सुकून से कहती हैं, भगवान का शुक्र है, बच्चों को कुछ नहीं हुआ। कोई बात नहीं, वीडियो कॉल पर ही सेलिब्रेट कर लेंगे। आरती हंसते हुए कहती है, यस मॉम, वो दोनों रेडी बैठे हैं। और हाँ, क्या मेरे छोटे छोटे भाई आ गए हैं? प्रियंका मुस्कुराकर कहती हैं,
बस आने ही वाले होंगे। तभी फिर से गाड़ियों के रुकने की आवाज आती है। सभी के चेहरे पर एक चमक आ जाती है। चारों जल्दी से बाहर भागती हैं। कई गाड़ियां बाहर खड़ी थीं और बॉडीगार्ड्स कार के दरवाजे खोल रहे थे। तभी एक शख्स कार से उतरता है। उसे देखकर सभी के चेहरे पर एक बहुत प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। आरती खुशी से दौड़ते हुए उसके गले लग जाती है और कहती है, मैंने तुम्हें बहुत याद किया, अभिमन्यु।